आज हम प्राइम टाइम में समझेंगे क्या वाकई नरेंद्र मोदी लगातार चुनावों से पहले मजबूत होते जा रहे हैं। खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। सुधांशु त्रिवेदी, प्रवक्ता बीजेपी, शक्ति सिंह गोहिल, नेता कांग्रेस, अभय कुमार दुबे, संपादक सीएसटीएस, नीलांजन मुखोपाध्याय लेखक हैं, इन्होंने एक बायोग्राफी लिखी है नरेंद्र मोदी पर, आकार पटेल लेखक और पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल आपके पास आऊंगी और आपसे जानना चाहूंगी, नरेंद्र मोदी क्या लगातार मजबूत हो रहे हैं? सबसे पहले चीज जो सामने आती है उनके भाषण। क्या उनके भाषण ऐसे हैं जिससे वो अपने एक सक्षम नेता की तस्वीर पेश कर रहे हैं? देखिए, भाषण देना, भीड़ इकट्ठी करना, इमेज मेकओवर एजेंसी को बुला के एक पेश आना, वो कुछ और बात होती है। आपने देखा है जहां जहां वो पहले भी गए हैं, भीड़ इकट्ठी की है, उसी तरह से भाषा का प्रयोग किया है जो आज कर रहे हैं, पर वो भीड़ वोट में ट्रांसफर नहीं हुई थी। ये कोई एसेट नहीं है, लाइबिलिटी है। वो बीजेपी को भी अब पता चलने लगा होगा और आने वाले दिनों में देश भी जानेगा कि क्या होता है। जेडीयू छोड़ के गया, आज शिवसेना भी सामना में कुछ लिखती है तो वो मोदी के अगेंस्ट लिखते जो उनका अलायंस है। अब रही बात उनके काम करने की तौर तरीकों की, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जो सच्चाई, जमीनी सच्चाई है, गुजरात में भी 1990 में केशुभाई की लीडरशिप थी गुजरात में, तब बीजेपी के वोट शेयर और असेंबली में बीजेपी की सीट्स, पार्लियामेंट की बीजेपी में सीट्स बहुत ज्यादा थी। नरेंद्र मोदी ने आके गुजरात में कोई करिश्मा नहीं कर दिया है। सच्चाई तो यह है कि जब जब भी नरेंद्र मोदी ने चुनाव नजदीक आया है, सोसाइटी को डिवाइड करके वोट की पॉलिटिक्स की। गुजरात में कभी उन्होंने अपने काम के नाम पे, विकास के नाम पे गुजरात में कभी वोट नहीं मांगे भाषणों को। और अगर हम शुरुआत करें भीड़ से, तो उतनी अहमियत आप नहीं दे रहे। मैं अभय जी आपके पास आऊंगी। आप कैसे देख रहे हैं नरेंद्र मोदी के भाषण को? अगर हम पहला पॉइंट ये समझने की कोशिश करें, क्या अगर वो मजबूत हो रहे हैं, उनका भाषण इसका एक अहम कारण है? देखिए, वो वक्ता अच्छे हैं और उस परंपरा के वक्ता हैं जिस परंपरा में पुराने जनसंघ में जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी एक आदर्श वक्ता हुआ करते थे और समाजवादी नेता बहुत अच्छे वक्ता हुआ करते थे, कम्युनिस्ट नेता अच्छे वक्ता हुआ करते थे, तो वो उस मोड का भाषण देते हैं। उनका भाषण प्रभावी होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन ये मानना कि वो लगातार मजबूत होते जा रहे हैं, इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि उनके सामने कोई भी सुनियोजित राजनीतिक चुनौती अभी तक पेश नहीं की गई है। अभी कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल जो हैं वो राज्यों के चुनाव के मोड में हैं। अभी वो दरअसल संसदीय चुनाव के मोड में आए ही नहीं है। और मोदी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होने की विशेषता ये है कि बहुत पहले से उनके नाम की चर्चा चलने लगी थी। उनकी मुहिम तभी चालू हो गई थी। फिर उन्हें चुनाव प्रचार समिति का मुखिया बनाया गया, तब मुहिम ने और जोर पकड़ा। तो मुहिम उनकी तीसरे चरण में पहुंची जब उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। तो अब मुहिम उनकी लगा, इतने लंबे अरसे से वो मुहिम चला रहे हैं। दरअसल उनके मुकाबले कोई मुहिम चला ही नहीं रहा है, क्योंकि दूसरी पार्टियों की अपनी रणनीतियां हैं जो धीरे धीरे करके हमारे सामने उनके पत्ते खुलेंगे। बहुत सही। तो ये मानना, देखिए, तमाम लोगों का मानना है कि इन्होंने बहुत जल्दी ही दौड़ना शुरू कर दिया है। और खतरा इस बात का है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पीक पे पहुंच जाना, बर्न आउट हो जाना। ऐसा तो नहीं है कि जल्दी बर्न आउट हो जाएंगे। अभी 6 महीने चुनाव दूर हैं। 5-6 महीने के बाद मई 2014 कब आएगा, उसके बीच में जाने कितना पानी गंगा जमुना में पुलों के नीचे से बहेगा, जाने कितने नए राजनीतिक मुकाम आएंगे। अभी 8 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनावों का फैसला होगा। अगर चुनाव कुछ अनूठा उसके अंदर हुआ तो दोबारा राजनीतिक विमर्श जो है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। इसलिए ये मानना कि वो बहुत मजबूत हैं, लगातार मजबूत होते जा रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी तो उनके साथ, उनके मुकाबले में कोई दौड़ ही नहीं रहा है। ये तो अभी एक ही घोड़े की दौड़ है। चलिए, इसको भी समझेंगे। अब बहुत बड़ी बात आपने उठाई, और जिस तरह से हम पत्रकारों के सामने एक सवाल हमेशा से था, कयास लग रहे थे क्या वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे कि नहीं, लेकिन वो घोषित किए गए। शायद उस दिन एक एहसास हो गया था कि हाँ, वाकई ये नाम जिस तरह से मेहनत कर रहा है, स्ट्रैटेजी के तहत। एक छोटी सी बात ये जोड़ दूं जी, कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने तक उनकी जो लड़ाई थी जी, वो किसी और के खिलाफ नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ थी। तो पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को परास्त किया है। अब वो कांग्रेस के नेतृत्व से लड़ रहे हैं, तो अब वो लड़ाई अब शुरू हुई है। तो वो लड़ाई, उस लड़ाई को इस लड़ाई के साथ न जोड़ा जाए। बिल्कुल, और वो लड़ाई हम सबके सामने रही है। हमारे साथ आकार पटेल भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आकार, मैं आपसे जानना चाहूंगी,
नरेंद्र मोदी की अब तक की अगर हम पिछले 5-6 महीनों में देखें, जिस तरह से क्या कह सकते हैं कि वो लगातार मजबूत हो रहे हैं? ये बहुत ही काबिल आदमी है। ये एक ऐसी शख्सियत है जो कि भाजपा, जो आप देखें कि कांग्रेस गुजरात में 84 के बाद कोई भी जंग नहीं जीती वहां पर। कांग्रेस ने ना तो कोई लोकसभा का पोल जीता है वहां पे, ना तो कोई उन्होंने असेंबली का पोल जीता है। तो भाजपा गुजरात में बरकरार रही है 28 सालों से। ऐसी भाजपा पे पूरी तरह से काबू पाना ये कोई आसान चीज नहीं है। ये इस शख्स ने किया है पिछले 12 सालों में। तो ये हमें मानना चाहिए कि नरेंद्र मोदी में कोई ऐसी बात है जो कोई जमी हुई पार्टी पर भी कब्जा वो कर सके, और किया है उन्होंने। दूसरी बात ये कि मीडिया जो उनके बारे में दर्शाती है, मान लीजिए कि राहुल गांधी का कोई भाषण चल रहा हो, उसे बंद करके नरेंद्र भाई का भाषण चालू करे, तो उसकी कोई वजह होगी। उसकी वजह यह है कि मोदी साहब में वो जोश और जज्बा है जो आज हिंदुस्तान में शायद कोई किसी भी राजनेता के पास नहीं है। वो जो जनता का जो गुस्सा है कि ये शायद अगर यही मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, भाषण तभी मैंने पहले उठाया भाषण के पॉइंट को, क्योंकि आज भी जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सोनिया जी थी और मोदी थे, दोनों के भाषण दिखाए जा रहे थे। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के तमाम नेता अगर लंबी फहरिस्त है, वो सब बहुत अच्छे वक्ता हैं, ऐसे में वहां पर कांग्रेस कमजोर पड़ती है। लेकिन भाषण अपने आप में कितना आगे ले जाते हैं? नीलांजन, मैं आपसे पूछना चाहूंगी शुरुआत, आप कैसे देख रहे हैं? आपने तो नरेंद्र मोदी पर किताब लिखी है, आपने तो समझा होगा, लेकिन अगर उनके अब पिछले कुछ महीनों से आगे देखें। देखिए, दो बातें। सबसे पहले तो मैं आपको ले जाऊंगा पिछले साल इसी महीने में, नवंबर के महीने में, नवंबर 2012 में नरेंद्र मोदी क्या थे। तब वो काफ़ी प्रयास कर रहे थे, स्पेकुलेशन किए जा रहे थे कि परफॉर्मेंस गुजरात के जो असेंबली इलेक्शंस है उसमें कैसा होने वाला है। तब ये सवाल उठ रहा था कि क्या केशुभाई पटेल कहाँ तक उनकी मेजॉरिटी को डेंट कर पाएंगे। कोई ये नहीं कह रहा था कि नरेंद्र मोदी जीतेंगे नहीं। तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी गुजरात को सेफली अपने पार्टी के लिए एक तीसरे टर्म के लिए चुनाव जीतना। वो जीते। उसके बाद से लगातार, जैसे कि और पहले पैनलिस्टों ने कहा है, कि लगातार बढ़ते रहे। सबसे पहले जून के महीने में उनको कैंपेन कमेटी का चेयरपर्सन घोषित किया गया। फिर सितंबर में भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी लड़ाई के बाद उनको ऑफिशियली प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट नॉमिनेट किया। तो हमको ये मानना पड़ेगा कि पिछले एक साल में लगातार नरेंद्र मोदी का ग्रोथ हुआ है। वो जिस लेवल पे एक साल पहले थे उससे कहीं आगे बढ़ गए। इसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम उनसे अगर मतभेद रखें भी तो ये बात को अगर हम नहीं करेंगे तो शायद वो गलत होगा। दूसरी बात ये कि हमको समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान की राजनीति में 3 किस्म के वोटर होते हैं। एक वोटर होता है जो बहुत जल्दी, कैंपेन के बहुत जल्दी शुरू होने के पहले ही अपना मन बना लेता है कि वो किसको वोट करेगा। दूसरा तबका होता है वो जो कैंपेन के दौरान अपना मन बनाता है। और तीसरा तबका होता है जो लास्ट मोमेंट पे करता है। अभी तक का अनुभव ये कि जो शुरू में, जो बिल्कुल कैंपेन शुरू होने के पहले अपना मन बना लेता है और जो कैंपेन के दौरान है, इनमें मोदी ने काफ़ी अच्छी लीड एस्टैब्लिश कर ली है। कितनी लीड एस्टैब्लिश की है ये विवाद का बात है, लेकिन ये दिखने को आ रहा है। चाहे जैसे आकार पटेल बोल रहे थे कि मीडिया अगर किसी को कवरेज ज़्यादा दे रही है तो वो इसलिए दे रही है क्योंकि लोगों को लगता है कि वो सुनना चाहते हैं उसको।